जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जनमत में जिस पहली खबर का जिक्र हम करने वाले हैं, जो पहली खबर आपके सामने रखने वाले हैं, वो इस मायने में बेहद विशेष हो जाती है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में परिस्थितियां बनी हुई हैं, दुनिया भर में एक वैश्विक संकट जो गहराया हुआ है। अब दुनिया ये चाहती है कि इस संकट का समाधान निकले और यही वजह है कि लगातार कोशिशें हो रही है कि संवाद हो। भारत भी हमेशा से संवाद से समाधान निकालने के पक्ष में रहा है और ऐसा ही एक संवाद धूर्त पाकिस्तान ने कराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान जिसके डीएनए में ही सिर्फ चालाकी छिपी हो, जिसके डीएनए में ही आतंकियों को पनाह देने की नींव छिपी हो, तो ऐसे में वहां पर होने वाला संवाद बेनतीजा साबित होना ही था। लेकिन अब एक बार फिर से एक पहल की जा रही है संवाद की, बातचीत की, और इसी से जुड़ी है ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल एक बार फिर अपने बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हलचल पैदा की है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत को लेकर जल्द ही नई पहल हो सकती है। दूसरी बार ये बातचीत की पहल की बात हो रही है। उनका कहना है कि आने वाले 2 दिनों में कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि इस संभावित बातचीत के लिए पाकिस्तान को वेन्यू बनाया जा सकता है। फिर से पाकिस्तान की ये बात कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ट्रंप का तर्क है कि बातचीत ऐसे देश में होनी चाहिए जो क्षेत्रीय तौर पर जुड़ा हुआ हो, और इसी संदर्भ में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया है। इस दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ भी कर डाली। कहा कि मुनीर क्षेत्रीय हालात को संभालने में अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका और ईरान के बीच किसी नई औपचारिक वार्ता की पुष्टि नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर बातचीत का स्थल घोषित किया गया है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ये बयान कूटनीतिक संकेत जरूर हो सकता है, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं होती, इसे शुरुआती राजनीतिक संकेत के तौर पर ही देखा जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है, और अगर हाँ, तो क्या उसका स्वरूप बड़ा होगा, वृहद होगा, और उस स्वरूप से शांति का रास्ता निकलकर सामने आएगा। तो दुनिया ये उम्मीद कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि मध्य पूर्व में जारी तनाव और अमेरिका ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिशों के बीच अब कूटनीतिक हलचल और तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा दौर होने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई 40 मिनट की अहम बातचीत ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। कुल मिलाकर ये जो बातचीत है वो नया मोड़ तो दे रही है, लेकिन उसके पहले जो परिस्थिति दो देशों के बीच संवाद की फिर से बन रही है, जिसके संकेत अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, पहले आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत के संकेत देकर कूटनीतिक हलचल तेज कर दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब होर्मुज जल डबरूबंदी में अमेरिकी नौसेना की सख्त नाकाबंदी लागू है और क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां चरम पर हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका और ईरान के अधिकारी अगले 2 दिनों में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिर से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर होटल सेरेना का जिक्र करते हुए कहा कि 11 अप्रैल को पहली बैठक यहीं हुई थी
और अगली बातचीत भी इसी जगह हो सकती है। ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि वो शानदार काम कर रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस पूरी वार्ता प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है और खुद को एक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रंप के बयान में कुछ विरोधाभास भी नजर आया। एक ओर उन्होंने इस्लामाबाद में बैठक की संभावना जताई, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा कि बातचीत धीमी गति से आगे बढ़ रही है और अगली बैठक पाकिस्तान के बजाय किसी अन्य स्थान जैसे यूरोप में भी हो सकती है। इससे ये साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी तो है, लेकिन उसके स्वरूप, समय और स्थान को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है। 2 हफ्ते के युद्ध विराम के बाद इस्लामाबाद में हुई पहली बैठक से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार्ता विफल करने का आरोप लगाया। अमेरिका का कहना था कि ईरान शर्तों को मानने में टालमटोल कर रहा है, जबकि ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका दबाव की नीति अपनाकर बातचीत को प्रभावित कर रहा है। इस बीच सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान के बंदरगाहों पर नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में एक भी जहाज होर्मुज जल डमरू पथ पार नहीं कर सका। इस ऑपरेशन में 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, कई युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक 6 व्यापारिक जहाजों ने अमेरिकी निर्देश मानते हुए अपना रास्ता बदल लिया है और वापस लौट गए हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रैकिंग डेटा के आधार पर दावा किया गया है कि नाकाबंदी के बावजूद 4 जहाज इस जल डमरू मध्य को पार करने में सफल रहे। इससे जमीनी स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस वक्त दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है, एक ओर सैन्य दबाव, दूसरी ओर कूटनीतिक बातचीत। नाकाबंदी के जरिए वो ईरान की आर्थिक नस पर दबाव डालना चाहता है, जबकि वार्ता के जरिए एक स्थायी समाधान की तलाश कर रहा है। लेकिन ये संतुलन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका भी चर्चा में है। ट्रंप द्वारा असीम मुनीर की तारीफ और इस्लामाबाद को वार्ता का केंद्र बनाना यह दिखाता है कि पाकिस्तान खुद को क्षेत्रीय कूटनीति में एक अहम खिलाड़ी के रूप में पेश करना चाहता है। हालांकि कई विश्लेषक पाकिस्तान की निष्पक्षता पर भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ कई पक्षों के साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दूसरे दौर की बातचीत कोई ठोस नतीजा दे पाएगी। अगर बातचीत सफल होती है तो इससे न सिर्फ अमेरिका ईरान तनाव कम होगा, बल्कि होर्मुज जल डमरू मध्य में भी स्थिरता आ सकती है। लेकिन अगर वार्ता फिर विफल होती है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इस पूरे संकट का असर वैश्विक स्तर पर भी दिख रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, शिपिंग रूट्स पर खतरा और निवेशकों की चिंता, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि ये सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक चुनौती भी बन चुका है। ट्रंप का ये बयान इस बात का संकेत है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं। हालांकि जमीनी हालात और राजनीतिक बयानबाजी ये भी दिखाते हैं कि रास्ता आसान नहीं है। होर्मुज में जारी नाकाबंदी और दूसरी ओर बातचीत की कोशिश, इन दोनों के बीच संतुलन ही आने वाले दिनों में इस संकट की दिशा को तय करेगा। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये वार्ता शांति की ओर ले जाएगी या फिर टकराव और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें बन रही हैं वो साफ तौर पर कह रही हैं कि वैश्विक संकट गहराया हुआ है, इसीलिए समाधान की जरूरत है और ये समाधान संवाद के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। और यही वजह है कि देखिए, जैसा मैं कह रही थी कि 40 मिनट की जो बात हुई है वो निश्चित रूप से एक बड़ी तस्वीर लेकर आ सकती है। 40 मिनट की बात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई। अब ये 40 मिनट क्या कहते हैं? अमेरिका और ईरान के बीच भले ही अस्थायी युद्ध विराम चल रहा हो, लागू हो चुका हो, लेकिन हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका का साफ कहना है कि वो ईरान पर न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देगा, ईरान को किसी भी हाल में वो न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, जबकि ईरान इस मांग को मानने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बावजूद किसी ठोस परिणाम तक नहीं पहुंच पा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत का दूसरा दौर जल्द ही आयोजित हो सकता है। पहले दौर की वार्ता भले ही बेनतीजा रही हो, लेकिन दोनों पक्षों ने संवाद के दरवाजे अभी खुले रखे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिया था कि अगले 2 दिनों में ईरान के साथ फिर से बातचीत हो सकती है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में सैन्य तनाव भी बना हुआ है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई करीब 40 मिनट की टेलीफोनिक बातचीत इस पूरे घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बना रही है। मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ पश्चिमी एशिया, वेस्ट एशिया की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा कूटनीतिक संदेश छिपा हो सकता है। मोदी की इस पहल को भारत की सक्रिय वैश्विक भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप द्वारा बातचीत के दूसरे दौर के संकेत देने के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या मोदी ट्रंप वार्ता का इसमें कोई प्रभाव पड़ा है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो स्थिरता का फैक्टर है, उसकी भूमिका निभाने की शक्ति है, क्षमता है, और वही भारत कर रहा है। स्टेबलाइज कर रहा है, स्थिर कर रहा है, स्थायी कर रहा है चीजों को। भारत का रुख हमेशा से बैलेंस्ड रहा है, संतुलित रहा है। वो हमेशा से ही अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखते हुए भी ईरान के साथ अपने संबंधों को खराब नहीं करना चाहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह हस्तक्षेप क्षेत्रीय तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पूरे संकट का सबसे अहम केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है। युद्ध के दौरान ईरान ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ा। युद्ध विराम के बाद इसे खोला जरूर गया, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। वहीं ईरान अपनी रणनीति पर अब भी कायम है और इस तनाव का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ साफ दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक विकास दर पर असर पड़ा है और ये आगे भी पड़ सकता है। IMF ने 2026 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान घटाकर 3.1% कर दिया है, जो पहले 3.3% कहा गया था। वहीं अगर मुद्रास्फीति की बात की जाए तो मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है। तेल और गैस की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और सबसे महत्वपूर्ण कारण भी यही बन रहा है। जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, अगर मुद्रास्फीति को बढ़ाया जा रहा है, अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण तेल और गैस की कीमतों में तेजी को ही माना जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता ने वैश्विक बाजार को हिला कर रख दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किसी परिणाम पर पहुंच पाएगी। अगर दोनों देश परमाणु मुद्दे पर कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं तो इससे न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ेगी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी। लेकिन अगर ये गतिरोध जारी रहता है तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना स्वाभाविक है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये टकराव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें वैश्विक शक्तियां, ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सब कुछ जुड़ गया है। मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत ने इस समीकरण में एक नया आयाम जोड़ दिया है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या ये कूटनीतिक पहल वास्तव में कोई बदलाव ला पाती है या फिर ये संकट और गहराता जाता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अगले दौर की वार्ता पर टिकी है, जो तय करेगी कि यह टकराव शांति में बदलेगा या फिर एक नए संकट की ओर आगे बढ़ता जाएगा।
इतना तो तय है कि ईरान अभी अड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका भी अपनी शर्तों को पूरी तरह से रख रहा है और वो शर्त निज स्वार्थ से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि वो शर्त दुनिया के स्वार्थ से जुड़ी हुई है, दुनिया की आर्थिक सेहत से जुड़ी हुई है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा रहता है तो निश्चित रूप से ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर के जो तेल की आपूर्ति है, 20% तेल की आपूर्ति इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। तो मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों का कारण बना हुआ है, वैश्विक सुर्खियों में है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही खींचतान के बीच अब पाकिस्तान को बड़ा झटका भी लगा है। भले ही अमेरिका कह रहा हो कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए वो आगे बढ़ेगा और इसके लिए दोबारा वेन्यू पाकिस्तान को ही चुना जाएगा, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के लिए भी एक बड़े झटके की तस्वीर आई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 2 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटा दिया है, जिससे इस्लामाबाद की कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा नुकसान भी माना जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच संभावित मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले पाकिस्तान की भूमिका को अहम माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका द्वारा पाकिस्तानी जहाजों को रोकना यह संकेत देता है कि वॉशिंगटन इस्लामाबाद पर पूरी तरह भरोसा करने के मूड में नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि ट्रंप भले ही कहते हों कि वो दूसरे दौर की बातचीत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तान इसका वेन्यू हो सकता है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ऑफिशियली मोहर नहीं लगी है। यानी पाकिस्तान पर पूरा भरोसा करने के मूड में अमेरिका नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस कदम को पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक झटका भी बताया जा रहा है। रिपोर्ट से कह रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को होर्मुज से सुरक्षित आवाजाही के लिए 20 विशेष पास दिए थे। इन पासेस के जरिए ही ईरान ने भरोसा दिलाया था कि पाकिस्तानी जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा। पाकिस्तान अब तक इनमें से 4 पास का इस्तेमाल भी कर चुका है, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने इस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अंतिम नियंत्रण अब भी उसकी सैन्य ताकत के पास ही है। अमेरिका ने होर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी और अरब सागर में बड़ी सैन्य तैनाती कर रखी है। करीब 10 लाख सैनिक, युद्धपोत और निगरानी विमान इस ऑपरेशन में शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की निगरानी के लिए उठाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जहां एक और अमेरिका ने पाकिस्तान के 2 जहाजों को रोक दिया, वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 20 अन्य जहाज, जिनमें चीन समेत कई देशों के जहाज शामिल हैं, बिना किसी रोक टोक के इस रास्ते से गुजर गए हैं। ये विरोधाभास कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या अमेरिका चुनिंदा देशों को निशाना बना रहा है, या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक संदेश है? इस पूरे मामले पर पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जहाजरानी विभाग से जुड़े अधिकारियों ने माना है कि यह स्थिति चिंताजनक है। पाकिस्तान के जहाजरानी मंत्री जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि अन्य देशों की तरह ही पाकिस्तान को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और समस्या के समाधान के लिए बातचीत जारी है। पाकिस्तान लंबे समय से इस कोशिश में है कि वो खुद को क्षेत्रीय कूटनीति में एक अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करे। अमेरिका ईरान वार्ता की मेजबानी भी इसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जहाजों को लौटाए जाने की घटना ने इस दावे को भी कमजोर कर दिया है। इससे यह संदेश गया है कि पाकिस्तान की भूमिका उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी पाकिस्तान जो गेम ऑफ ऑप्टिक्स खेल रहा था, उसकी पोल खुद अमेरिका ने ही उसके 2 जहाजों को रोककर दुनिया के सामने रख दी है। सबसे अहम बात यह है कि यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद में 2 दिन बाद अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता होने वाली है। हालांकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, संकेत ये मिल रहे हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के लिए यह स्थिति और भी असहज हो गई है।
एक ओर वो वार्ता का मेजबान है, दूसरी ओर उसी के जहाजों को रोका जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का ये कदम सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा रणनीतिक संदेश है। ये संदेश है कि होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अंतिम नियंत्रण और प्रभाव किसके पास है। साथ ही यह भी संकेत है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर ही क्षेत्रीय समीकरण तय करना चाहता है। अब सबकी नजर इस्लामाबाद में होने वाली संभावित वार्ता पर है। अगर तो बातचीत सफल होती है तो होर्मुज में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर वार्ता विफल रहती है तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा। होर्मुज जल डमरू मध्य में पाकिस्तान के जहाजों को लौटाया जाना सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं है, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक संकेत भी है। ये घटनाक्रम दिखाता है कि क्षेत्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन कितना जटिल हो चुका है। पाकिस्तान जहां खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि बड़े फैसले अब भी महाशक्तियों के हाथ में हैं। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि पाकिस्तान इस झटके से उबर पाता है या फिर उसकी कूटनीतिक भूमिका और ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। तो एक तरफ तो पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने के लिए ये कोशिशें कर रहा है कि उसको फिर से दूसरी बार जब वार्ता हो तो उसे मध्यस्थ बनने की भूमिका में रखा जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखिए चाइना के लिए भी एक ऐसी खबर आई है जो कई सवाल खड़े कर रही है। मध्य पूर्व में हालिया संघर्ष को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसने वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच चले युद्ध के दौरान चीन की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन ने अपने उन्नत जासूसी सैटेलाइट के जरिए ईरान की मदद की, जिससे उसे अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सटीक जानकारी मिल सकी। रिपोर्ट से कह रही हैं कि चीन के TEEO-1B नाम के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया और ईरान ने इसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की निगरानी की थी। यह सैटेलाइट लगभग 0.5 मीटर के हाई रिजोल्यूशन पर भी तस्वीरें लेने में सक्षम है, जिससे एयरबेस, फाइटर जेट्स और सैन्य उपकरणों की सटीक पहचान कर पाना संभव हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस सैटेलाइट को चीनी कंपनी अर्थ आई ने विकसित किया है, जो इन ऑर्बिट डिलीवरी मॉडल पर काम करती है। यानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद ग्राहक देशों को उसका नियंत्रण दे दिया जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13, 14 और 15 मार्च के दौरान इसी सैटेलाइट ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें ली। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 14 मार्च को स्वीकार किया था कि इस एयरबेस पर हमला हुआ था, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के कई रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए थे। इसके अलावा जॉर्डन के मुफाक में सॉल्टी एयरबेस हो, बहरीन के मनामा स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे हो या फिर इराक के एरबिल एयरपोर्ट की भी निगरानी हो, वो सभी इसी सैटेलाइट के जरिए किए जाने का दावा किया गया है। लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक ये सैटेलाइट 2024 के आखिर में IRGC के एरोस्पेस फोर्स के नियंत्रण में आ गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सैटेलाइट ईरान के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे सीधे सैन्य उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान मामलों की विशेषज्ञ निकोल के अनुसार इस तरह की तकनीक से ईरान को टारगेट पहचानने और हमलों की सटीकता बढ़ाने में बड़ी मदद मिली है। ईरान के पास पहले नूर 3 नाम का सैटेलाइट था, जिसकी इमेजिंग क्षमता 12 से 15 मीटर के बीच थी, लेकिन TE की अगर बात की जाए तो ये इसकी तुलना में, जो ईरान के पास पहले नूर 3 था, उसकी तुलना में ये ज्यादा सक्षम नजर आता है। और साथ ही साथ नई तकनीक के मामले में भी इसका कोई सानी नहीं है। नई तकनीक के आने से भी ईरान की निगरानी और हमले की क्षमता में कई गुना इजाफा हुआ है, कई गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिससे वो अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को ज्यादा सटीकता से निशाना बना रहे हैं।
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इस सैटेलाइट की मदद से ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इन हमलों में F-16 और F-35 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को नुकसान भी पहुंचा। साथ ही कई ऊर्जा संयंत्रों और तेल रिफाइनरीज को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इससे ये साफ हो चुका है कि युद्ध में तकनीकी बढ़त कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर तो ये दावे सही साबित होते हैं तो ये अमेरिकी खुफिया तंत्र के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में गिनी जाने वाली अमेरिकी एजेंसियां इस गतिविधि को समय रहते भाप नहीं सकी। ये बात रणनीतिक दृष्टि से बेहद गंभीर मानी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने चीन की भी भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका पहले ही चीन पर ईरान को सैन्य और तकनीकी सहायता देने का आरोप लगाता रहा है और अब सैटेलाइट जासूसी के इस खुलासे ने इन आरोपों को और मजबूती दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना प्रॉक्सी टेक्नोलॉजी के जरिए अपने सहयोगियों को मजबूत कर रहा है। अमेरिका चीन रिश्ते पहले ही कई मुद्दों पर तनावपूर्ण है और ऐसे में यह मामला दोनों देशों के बीच टकराव को और गहरा कर सकता है। साथ ही मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन भी बदल सकता है, जहां तकनीकी सहयोग एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहा है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर सामने आया यह खुलासा सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति खेल का हिस्सा बन चुकी है, जो आने वाले समय में बेहद गंभीर परिणाम दे सकती है। खबर की बात करते हैं जो देश की आधी आबादी के लिए बेहद खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि देश की राजनीति में एक बार फिर से महिला आरक्षण का मुद्दा केंद्र में आ चुका है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है बल्कि नियत का भी है। केंद्र सरकार जहां महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है, वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर घिरता हुआ राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद भले ही ये कहा हो कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अगर विरोध नहीं है तो फिर विरोध किस बात का है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में राहुल गांधी समेत कई बड़े विपक्षी नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया कि सभी दल परिसीमन बिल का विरोध करेंगे। दरअसल यह परिसीमन बिल ही राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है और यहीं से ही विरोध की कहानी शुरू होती है। दरअसल केंद्र सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में जो बिल लाने जा रही है, उसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है और इन सीटों में से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी साफ तौर पर देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी को ऐतिहासिक स्तर तक बढ़ाने की तैयारी है। 850 सीटों में 815 राज्यों से और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से, मतलब कुल 850 सीटें। लेकिन यहीं पर ही पेंच फंसाता है पूरा का पूरा विपक्ष, क्योंकि विपक्ष ये तर्क दे रहा है कि महिला आरक्षण तो ठीक है, लेकिन सीटें बढ़ाकर और परिसीमन करके इसे लागू करना सही नहीं है। आपको याद होगा कि जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पर मोहर लगी थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि 2029 में इसे लागू किया जाएगा, क्योंकि उसके पहले 2026 तक परिसीमन कर लेना होगा। लेकिन यही परिसीमन विपक्ष की आंखों का कांटा बन चुका है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष वाकई महिला आरक्षण चाहता है या फिर राजनीतिक संतुलन बचाना चाहता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि सरकार ये सब 2029 के चुनाव को ध्यान में रख कर रही है, लेकिन क्या ये तर्क महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने से बड़ा हो सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों के लिए स्वीकार्य नहीं है। यानी यहां भी फोकस महिलाओं के अधिकारों पर नहीं है बल्कि क्षेत्रीय राजनीति पर है, क्योंकि विपक्ष
एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल परिसीमन जो है वो उत्तर वर्सेस दक्षिण है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है। एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर शशि थरूर कहते हैं कि परिसीमन से पहले चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा के लिए 16, 17, 18 का जो दिन तय किया गया है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चर्चा के नाम पर इस मुद्दे को फिर से टालने की कोशिश हो रही है? क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला आरक्षण बिल दशकों तक लटका रहा और हर बार किसी न किसी बहाने से इसे आगे बढ़ाने में देरी होती रही है। अब जब केंद्र सरकार इसे लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है तो विपक्ष नई शर्तें सामने रख रहा है। विपक्ष का कहना है कि 33% आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही लागू किया जाए। लेकिन क्या इससे महिलाओं को उतना व्यापक प्रतिनिधित्व मिल पाएगा जितना सीटें बढ़ाकर मिल सकता है? यही असली राजनीतिक बहस है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये साफ कह रही है कि महिला आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 साल के इंतजार के बाद यह अवसर आया है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी महिला आरक्षण का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी महिला आरक्षण का समर्थन करते हुए कहा है कि इसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। यानी जहां एक तरफ सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं विपक्ष तकनीकी और राजनीतिक सवाल उठाकर इसे घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा एंगल सामने आ गया है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का। जैसे मैंने आपको पहले बताया, दक्षिणी राज्यों का कहना है कि परिसीमन के बाद उनका प्रतिनिधित्व घट सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस डर से महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण रोक दिया जाना चाहिए या फिर दोनों मुद्दों का संतुलित समाधान निकाला जाना चाहिए? अब जरा राजनीतिक गणित को भी समझ लीजिए। संविधान संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत जरूरी होता है। लोकसभा में कम से कम 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। फिलहाल एनडीए के पास 292 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक के पास 233 सांसद हैं। यानी सरकार को बिल पास कराने के लिए कुछ अतिरिक्त समर्थन जुटाना की जो परिस्थिति है वो आ सकती है। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होकर विरोध करता है तो ये राह आसान नहीं होगी। और यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये सत्ता और विपक्ष के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला बन चुका है। लेकिन अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला आरक्षण को भी राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या फिर सभी दल मिलकर इसे ऐतिहासिक फैसले के तौर पर आगे बढ़ाएंगे? फिलहाल जो तस्वीरें आ रही है उसमें विपक्ष रचनात्मक मुद्रा में तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ वो महिला आरक्षण का समर्थन भी कर रहा है और दूसरी तरफ उसी प्रक्रिया का विरोध भी कर रहा है जिससे ये लागू होना है। अब ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या ये विरोध वास्तव में परिसीमन का है या फिर इसके पीछे छिपी है चुनावी राजनीति। आने वाले दिनों में संसद का विशेष सत्र इस पूरे मुद्दे पर निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष खुद भी सवालों के घेरे में जरूर आ चुका है। तो एक तरफ तो महिला आरक्षण के समर्थन की बात करता है विपक्ष, लेकिन दूसरी तरफ परिसीमन का विरोध करता है। यानी महिला आरक्षण की को लागू करने का जो रास्ता है, वो जिस रास्ते से होकर गुजर रहा है उस रास्ते का विपक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि किसी भी हाल में महिला आरक्षण को अब लागू वो करके ही रहेगी, क्योंकि ये समय की मांग है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देखिए, विपक्ष भले ही विरोध करे, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण कदम और पहल की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि महिलाओं को लेकर बीजेपी शासित राज्य भी कितने संवेदनशील है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है।
मंत्रिपरिषद की बैठक में ऐसे कई बड़े निर्णय लिए गए जिनका सीधा फायदा प्रदेश की महिलाओं को, आम नागरिकों को और पूर्व सैनिकों को मिलने वाला है। राजधानी रायपुर के महानदी भवन में हुई इस अहम बैठक में सबसे बड़ा और चर्चित फैसला लिया गया और यह फैसला रहा महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में 50% की छूट देने का। यानी अब अगर कोई महिला अपने नाम पर जमीन या संपत्ति रजिस्ट्री कराती है तो उसे स्टांप ड्यूटी में आधी राहत मिलेगी। ये निर्णय न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा बल्कि उन्हें संपत्ति के अधिकार में भी सशक्त बनाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के कदम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हैं और उन्हें परिवार और समाज में ज्यादा अधिकार दिलाते हैं। कैबिनेट बैठक में सिर्फ महिलाओं को लेकर ही नहीं बल्कि कई बड़े और दूरगामी फैसले भी लिए गए। सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया गया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि समिति के अन्य सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। यह कदम प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं ताकि देश की सेवा कर चुके जवानों को बेहतर सुविधाएं और सम्मान मिल सके। सरकार के इन फैसलों से यह साफ होता है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सामाजिक सुधार हो या फिर महिलाओं और सैनिकों का सशक्तिकरण हो। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस निर्णय की हो रही है वो है महिलाओं को दी गई 50% रजिस्ट्री छूट, क्योंकि यह निर्णय सीधे सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम जरूर मानी जा रही है। मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50% की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ की राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवन काल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रुपये तक के संपत्ति यानी भूमि या भवन क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25% की छूट प्रदान किया जाएगा। इधर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में युवा कुंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका आयोजन रामकृष्णपुरम विभाग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम माधव मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में राम माधव जी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि देश के विकास और भविष्य को दिशा देने में युवाओं की भागीदारी बहुत अहम है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के साथ संवाद भी किया और युवाओं से राष्ट्र हित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। इस आयोजन के जरिए संघ ने युवाओं तक अपनी विचारधारा और दृष्टिकोण को पहुंचाने का प्रयास किया। ये विश्वविद्यालय किसी की निजी संपत्ति नहीं है कि यहाँ वो नहीं आना, ये नहीं आना। अबे तुम कौन होते हो भाई, कौन आना नहीं आना? या सब आएंगे। सबसे अधिक या इस विश्वविद्यालय में राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव रहेगा, बढ़ेगा भी। यहाँ अच्छा होता कि वो लोग भी आ जाते,
पहले सुन लेते क्या बात हो रहा है, यहाँ संघ वाले क्या कह रहे हैं, बाद में इस पर वो कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, इस पर क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। उनको क्रिटिकल थिंकिंग के शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग को समस्या की क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिसिज्म एक नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग यानी किसी विचार को सुनकर उसका विश्लेषण करना, वो क्रिटिकल थिंकिंग है। आज मैं आपके सामने कुछ विचार रखूंगा, तो संघ का विचार है, उस पर यहां भी क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, यहां भी जिज्ञासा समाधान है, उसमें आप भी कुछ प्रश्न उठाएंगे, बाद में कैंपस में भी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो आप सबसे निवेदन करता हूं कि बेचारे जो धूप में खड़ा होकर धरना कर रहे हैं बाहर, उनको जाकर बताइए भाई रामाधव जी ने तो ये कहा है, इस पर चर्चा होना चाहिए। वो क्रिटिकल थिंकिंग होता है। यूनिवर्सिटी उस क्रिटिकल थिंकिंग के लिए रहा है। किसी बाप की जमीन नहीं है ये कि कोई दूसरा ना आए कहने के लिए। हम तो पहले भी आए थे, अभी भी है, आगे भी आते रहेंगे। तो सही मायने में राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब देश का युवा जागृत होगा। जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।